नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज हम आपको संसद वाली उस साजिश के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इस खबर में हुए नए खुलासे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। वो डिटेल जो शायद अब तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। आज हम आपको उन किरदारों के घर पर लेकर चलेंगे जो संसद वाली साजिश का हिस्सा है। आज सत्ता में शपथ ग्रहण वाली वीडियो रील भी आपको दिखाएंगे। आज मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम भी बन गए। इस शपथ ग्रहण से 24 वाले संकेत भी आपको समझाएंगे। आज छत्तीसगढ़ की सत्ता भी आधिकारिक तौर पर विष्णुदेव साय को सौंप दी गई। छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार भी संभाल लिया अपना। आज देश के दुश्मनों के डर को बढ़ाने वाली खबर भी आई है। देश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर पर आर्मी को 70,000 एक्स्ट्रा असॉल्ट राइफल्स मिलने वाली हैं। इस पर 800 करोड़ रुपए की डील हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को रैपिड रेल परियोजना को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते में भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर जल्द इस फंड को जमा करे। भारत सरकार ने इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी को फटकार लगाई है। ओआईसी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। जवाब में भारत सरकार ने उनके बयान को गलत जानकारी और गलत इरादे से दिया गया बयान बताया और इशारों में पाकिस्तान को इसका प्रायोजक भी बताया। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन ग्रुप ने भारत में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है। फॉक्सकॉन ग्लोबल स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाता है। माना जा रहा है कि फॉक्सकॉन के निवेश से 2 साल में करीब 53,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात होगी देश की सुरक्षा से जुड़ी खबरों की, जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। आज 13 दिसंबर है, वो तारीख जब 22 साल पहले देश के संसद भवन पर हमला हुआ था। आज फिर वो दहशत दिमाग पर छा गई जब संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर आई। कैसे संसद भवन के अंदर 2 लोग स्मोक स्टिक के साथ अंदर चले गए, इस पर हमने एक डिटेल कुंजी तैयार की है जिसमें आपको इस साजिश के एक किरदार से मिलवाएंगे। दूसरी कुंजी देश की सुरक्षा शक्ति में इजाफा वाली है। चीन और पाकिस्तान सीमा पर घातक असॉल्ट राइफल की संख्या बढ़ने वाली है। AK-47 वाले आतंकवादियों को खास अमेरिकी राइफल से खत्म कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा में इजाफा करने वाली कुंजी की, जिसकी चर्चा चीन और पाकिस्तान में मौजूद दुश्मन कैंप में लगातार हो रही है। सीमा पर ऐसे हथियारों की संख्या बढ़ाने वाली जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं, जिसके जिक्र भर से दुश्मनों के कदम पीछे हो जाते हैं। इसका नाम है 6 असॉल्ट राइफल 716। दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर पर आर्मी को 70,000 और असॉल्ट राइफल्स मिलने वाली हैं। ये राइफल चीन पाकिस्तान की सीमा पर तैनात जवानों को बहुत जल्द मिल जाएंगी। राइफल खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की डील हुई है। आपको बता दें, हाल ही में आयोजित रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसकी खरीद के लिए मंजूरी दी गई और इसमें सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। अब डील भी हो चुकी है। बस इंतजार है उस वक्त का जब चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारत के जवानों के पास और ज्यादा ये राइफल मिल जाएंगी। यहां पर आपको बता दें कि ये राइफल पहले से ही भारत के जवान इस्तेमाल कर रहे हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इस्तेमाल होने वाली ये राइफल 4 साल पहले से ही भारत के जवानों के पास है। साल 2019 के पास 72,406 और असॉल्ट राइफल मंगाई गई थी, जिसमें थल सेना को 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 असॉल्ट राइफल्स दी गई। अब और ज्यादा असॉल्ट राइफल्स देश की सुरक्षा में लगेंगी और दुश्मनों के खात्मे में मुख्य भूमिका निभाएंगी। सिर्फ 140 सेकंड में देखिए असॉल्ट राइफल कितनी घातक है और कैसे यह भारत की सीमा शक्ति में इजाफा करने वाली है। राइफल है, ये अभी हाल ही में ये आई है।
यस मैम, ये भी 2019-20 में इसका प्रोटेक्शन हुआ है मैम इंडियन आर्मी के अंदर। ये यूएस पैटर्न है मैम, ये अमेरिका से हमने खरीदी है। इसके अंदर 20 राउंड मैगजीन की कैपेसिटी है मैम। अच्छा। जो ये इसके अंदर मैगजीन है, इसके अंदर मैम एक सुविधा जी के इसके अंदर एजेक्शन स्लाइड दिया गया है, धूल मिट्टी या गर्दा से बचाता है। यही सेम मैम मैगजीन के अंदर है। मैगजीन के अंदर किसी प्रकार की कोई धूल या पानी वगैरह का इस पर कोई असर नहीं पड़ता मैम। देखिए मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूँगी, इसको मैं एक बार ले सकती हूँ सर? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 6 राइफल। ये इस वक्त हमारे पास है और ये अमेरिका से आई हुई गन है। इंडिया के पास इस वक्त ये गन है। और कितने किलोमीटर सर आपने बताया इसका लोकेशन? ये मैम 800 मीटर तक 800 मीटर तक के दायरे को ये कवर करती है। तो इस तरीके की गन इस वक्त भारत के पास है और इस गन का नाम 6 राइफल है और भारत के पास इसकी शक्ति है, एक राउंड में ये कई राउंड फायर कर सकती है। तो इस तरह की गन इस वक्त भारत के पास है और लगातार अत्याधुनिक हथियारों से इस वक्त हमारी जो आर्मी है वो लैस है। ये राइफल काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी रेंज 600 मीटर तक है और ऑटोमेटिक फायर करने में, सिंगल राउंड फायर करने में सक्षम है और खास तौर से काउंटर इंसर्जेंसी में काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है, क्योंकि लंबी रेंज की वजह से दूर से हमारे सैनिक मिलिटेंट्स के ऊपर फायर कर सकते हैं, एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। सेना को आधुनिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की आधुनिक राइफल्स दी जाएं जो कि इफेक्टिव हो और सीमा पर और साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी में अच्छी तरह से काम कर सके। तो ये असॉल्ट राइफल अपनी ताकत का सबूत पहले भी दे चुकी है। इसकी अचूक शक्ति पर रिसर्च के दौरान हमें साल 2021 का एक वीडियो मिला जिसमें आर्मी के जवान बता रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक और लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। ये वीडियो तब का है जब भारत और उज्बेकिस्तान की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया था। आज आपको सिर्फ 19 सेकंड की ये वीडियो कुंजी जरूर देखनी चाहिए। हमारे देश ने 6716 असॉल्ट राइफल यूएसए से खरीदा है, जो कि इंसास राइफल के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है। यह राइफल LAC, LOC और CICT के एनवायरनमेंट में काफ़ी कारगर साबित होता है। दूसरा, इससे शूट एंड किल का मुद्दा हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें SIG 716 अमेरिका में बनती है। 6 फायर गन को अमेरिकी कंपनी 6 और बनाती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल बनाने के लिए यह जानी जाती है। इसकी ताकत की बात करें तो यह ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। इसकी एक्यूरेसी 100% है, मतलब दुश्मन को खत्म करने की पूरी गारंटी है। इससे हर मिनट 685 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लगती हैं। इसमें NATO ग्रेड की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी रेंज 600 मीटर है, जो AK-47 की रेंज से भी ज्यादा है। गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम से लैस है। इसमें एडजस्टेबल फ्रंट भी लगाया जा सकता है, जो दूसरी राइफल से इसको अलग बनाता है। रियर ऑप्टिक्स भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा इंसास राइफल्स का भी लंबे समय तक प्रयोग हुआ है। कश्मीर में आतंकवादी पहले से ही AK-47 का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसकी रेंज 300 मीटर होती है, यानी दोनों तरफ से बराबर रेंज वाली राइफलों का इस्तेमाल होता था। इससे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सैनिकों को उनके पास तक जाना पड़ता था। दुनिया भर में इसके 4 वेरिएंट मौजूद हैं। पहले वेरिएंट की बात करें तो SIG 716 CQB, ये राइफल नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है। इसका आकार छोटा होता है लेकिन निशाना अचूक होता है। SIG 716 कार्बाइन, ये राइफल का कार्बाइन फॉर्मेट है। ये भी बेहद घातक वेरिएंट है। SIG 716 प्रिसिशन मार्क्समैन, ये वेरिएंट भारी होता है। इसकी बैरल की लंबाई 20 इंच होती है, यानी स्नाइपर के लिए बेहतरीन है। ये सेमी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आती है। एक वेरिएंट है SIG 716 पेट्रोल राइफल, ये ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल है। AK-203, जिसका निर्माण भारत में हो रहा है। भारतीय सेना ने 7 लाख AK-203 का ऑर्डर भी दिया है, ताकि सैनिकों को दुश्मन पर फायरिंग करते समय किसी तरीके की दिक्कत ना हो। आपने ये तो देख लिया कि कैसे बॉर्डर पर सुरक्षा को और मुस्तैद किया जा रहा है, लेकिन आज देश की संसद से सुरक्षा में चूक की ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आज संसद को 4 लोगों ने मिलकर धुआं धुआं कर दिया।
संसद के अंदर और बाहर स्मोक अटैक किया गया और इसी के साथ 22 साल बाद 13 दिसंबर की तारीख फिर ट्रेंड करने लगी। आपने इस खबर पर सुबह से कई तस्वीरें देखी, ब्रेकिंग न्यूज देखी, बयान सुने, लेकिन अब सत्ता में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो संसद में हुई इस चूक को और ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बनाते हैं। लेकिन पहले एकदम संक्षिप्त में खबर को समझ लेते हैं। आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी दो लोग दर्शक दीर्घा से सीधे सदन के अंदर कूद गए। इनमें से एक आरोपी एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगा तो दूसरे ने जूते से स्मोक स्टिक निकालकर स्प्रे कर दिया। हालांकि जल्द ही कुछ सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। हंगामा संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी था। संसद के बाहर भी दो लोगों ने कलर स्मोक स्टिक के जरिए गैस स्प्रे किया। बाहर हंगामा करने वालों में एक महिला भी शामिल थी। हालांकि इन दोनों को भी पकड़ लिया गया। लेकिन आज संसद में जो कुछ हुआ उस पर कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यह बहुत चिंता का विषय है। सोचिए, अगर स्मोक स्टिक की जगह कोई बम होता तो क्या होता? सोचिए तब क्या होता अगर स्मोक स्टिक में किसी तरीके का खतरनाक केमिकल होता। स्मोक स्टिक्स में अगर कोई जहरीली और जानलेवा गैस होती तो यह घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। सोचिए, अगर आरोपी किसी सांसद को बंधक बना लेते तो क्या होता। इसलिए आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि संसद की वीवीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। हम सबसे पहले आपको इस स्मोक वाली साजिश के 4 किरदार दिखाना चाहते हैं। लोकसभा के अंदर से जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनके नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन डी। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की ये पढ़ाई की है इसने। वहीं संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है। 42 साल की नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। हिसार में रहकर ये पढ़ाई करती है। जबकि 25 साल का अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। अब तक की जांच में पता चला है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नीलम के बारे में कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल भी सामने आई है। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है और हिसार में एक पीजी में रहती है। नीलम का वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव है। वो किसान आंदोलन में भी बहुत एक्टिव रही है, जबकि उसके पिता की उचाना में मिठाई की दुकान है। लेकिन इस खबर में सूत्रों के मुताबिक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस साजिश में 4 नहीं बल्कि 6 किरदार थे। इनमें से 4 को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साजिश में शामिल सभी 6 लोग एक दूसरे को जानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद वाली साजिश को अंजाम देने से पहले सभी आरोपी गुरुग्राम में रुके थे। गुरुग्राम में सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चारों आरोपी रुके थे। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक सागर शर्मा नाम के आरोपी का परिवार बहुत पहले दिल्ली में रहता था। 15 साल पहले लखनऊ शिफ्ट हुआ था। सागर के पिता कारपेंटर का काम करते हैं। सागर ई रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले सागर दिल्ली आया था। सागर की मां का क्या कहना है, जरा वो सुन लीजिए। तो आपको क्या बता के गया था? हमको तो ये सब कुछ नहीं, हमको तो बोला दोस्तों के पास जाना है मुझे काम से, और कुछ ऐसा काम मुझे धरना प्रदर्शन के लिए ये कह रहा था, मुझे लड़कों के साथ जाना है। किस किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन? अब कुछ होगा, अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। जितना मुझे पता है वो आपको बता दिया मैंने। क्या क्या करता है आपका बेटा? हमारा बेटा वो रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला। एक और आरोपी मनोरंजन गौड़ा की बात करते हैं, जो कर्नाटक का रहने वाला है। मनोरंजन ने अपनी पढ़ाई मैसूर में की है। इंजीनियरिंग बेंगलुरु कॉलेज से पूरी की उसने। कहा जाता है ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत पढ़ता है। मनोरंजन के पिता ने अपने बेटे पर लगे आरोपों पर दलील देते हुए कहा यह अच्छा इंसान है और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। काम कोई बच्चा ऐसा ये करने का काम ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। वही अमोल शिंदे की बात करें तो ये महाराष्ट्र के लातूर के एक गांव का रहने वाला है। अमोल शिंदे पिछले कुछ दिनों से पुलिस भर्ती के लिए कोशिश कर रहा था। 2 दिन पहले लातूर से अमोल शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुआ। लातूर के जरी गांव में अमोल शिंदे के माता पिता मजदूरी करते हैं।
संसद भवन घटना को लेकर जो अमोल शिंदे का नाम सामने आया है, लातूर जिले के साकुर तहसील के अंतर्गत आने वाला झरी नवकुंड गांव है। उस अमोल शिंदे के घर के सामने अगर हम देखें तो दहशतवाद विरोधी पथक हो या फिर एलसीबी की टीम हो या लातूर पुलिस की टीम हो पहुंच गई है और तहकीकात कर रहे हैं कि अमोल शिंदे क्या करता था और कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश यहाँ हो रही है। अमोल शिंदे के जो माता पिता है जो मजदूरी करते हैं उनके साथ बातचीत हो रही है पुलिस के ज़रिए और वो पता लगा रहे हैं कि अमोल शिंदे पिछले अनेक दिनों से क्या कर रहा था। झरी नवकुंड के गांव के जो नागरिक हैं उनके और से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत वो 12th क्लास तक उसकी पढ़ाई हुई है और वो पुलिस भर्ती की वगैरह तैयारी कर रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था और पिछले 6 महीने में उसने 2 या 3 बार दिल्ली वो पहुंचा है। लेकिन बहुत से न्यूज मित्रों के मन में सवाल यह भी होगा कि आखिर लोकसभा के अंदर घुसकर बवाल करने वाले आरोपियों को संसद में एंट्री मिली कैसे, आखिर उनका पास कैसे बना, तो इस पर भी सत्ता की कुंजी देख लीजिए। दरअसल मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर मनोरंजन डी और सागर को संसद के अंदर जाने का पास मिला। खुद बीजेपी सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस पर सफाई दी है। उनके मुताबिक मनोरंजन के पिता देवराज उनके जानकार हैं। मनोरंजन लंबे समय से लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए पास मांग रहा था। आज सुबह भी वो लखनऊ के सागर शर्मा के साथ पहुंचा और उसे अपना दोस्त बताते हुए संसद में एंट्री का पास मांगा। ऐसे में बीजेपी सांसद ने दोनों के पास के लिए लिख दिया। आपने इस खबर में बार बार एक शब्द सुना, स्मोक स्टिक, यानी संसद के अंदर इसी स्टिक के जरिए स्मोक अटैक हुआ। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये होती क्या है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज ये समझने की जरूरत ये भी है कि आखिर जो ये इस पे किया गया वो जो खतरनाक इसका कारण बन सकता था वो कैसे हो सकता था। स्मोक स्टिक से बहुत सारा धुआं निकलता है। कुछ स्मोक स्टिक से आवाज के साथ धुआं भी निकलता है। आवाज की वजह से इसे कलर बम भी कहते हैं। हालांकि इससे निकलने वाले धुएं से आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और इसका इस्तेमाल जश्न, प्रदर्शन या इमरजेंसी के दौरान सिग्नल देने में भी किया जाता है। इस स्मोक स्टिक को बनाने में किसी भी तरीके के मेटल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें महज कागज और हर्बल कलर ही होता है। जिस स्टिक को संसद के अंदर और बाहर दागा गया वो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के संवाददाता के हाथ लगी। हम आपको इस पर 46 सेकंड की एक रिपोर्टर रीड भी दिखा देते हैं। इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज संसद के अंदर सागर और मनोरंजन नाम के जो 2 आरोपी घुसे, उन्हें रोकने में सांसदों ने बहुत अहम रोल अदा किया। कुछ सांसदों ने संसद के अंदर उन आरोपियों की पिटाई भी कर दी और फिर उन्हें सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। दोनों हमलावरों को रोकने में सांसद हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर सबसे आगे रहे। इसलिए इन दोनों नेताओं को भी सुनना जरूरी है जो पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो वो जहाँ से निकलते हैं या जिधर दौड़ सकते थे वहाँ कर नहीं गए, सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 MP लोग भागे। जैसे उसकी तरफ भागे तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 MP और भी थे। तो जैसे ही उसे पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे थे, ये नील भी पड़ा हाथ में, तो उस समय गैस और धुआं सा होने लगा और पूरी पार्लियामेंट में एक स्मेल और एक बदबू सी होने लगी। एक जो आगे चल रहा था तो लोकसभा अध्यक्ष की चेयर को टारगेट करके उधर की ओर जा रहा, उसको मैंने रोक दिया उसको वहाँ पे। उसके बाद और सांसद भी आके जब रोका और उसके साथ उसको जब वहाँ रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद जब उठा रहे थे उसको तब उसने अपने जूते से निकाल के वो गैस उसने छोड़ी और दूसरा वाला जब पकड़ के दबोचे गए तो उसने भी गैस छोड़ी, जिससे एक बार लोकसभा के अंदर हड़कंप मच गया। आज सत्ता में हम आपको संसद का 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी समझा देते हैं, जिन्हें इन चारों आरोपियों ने चकमा दे दिया
और संसद की दर्शक दीर्घा में ये पहुंच गए। पहली लेयर की जांच जो संसद के बाहरी गेट पर की जाती है, यहां दिल्ली पुलिस के जवान संसद में आने वाले हर शख्स की स्कैनिंग करते हैं, उनकी तलाशी लेते हैं और मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाती है। दूसरा चेक पॉइंट है संसद भवन की बिल्डिंग का एंट्री गेट। यहां दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग भी जांच करते हैं। यहां भी स्कैनिंग और मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है, जबकि सिक्योरिटी सिस्टम की तीसरी लेयर यानी संसद के अंदर दर्शक दीर्घा में एंट्री के पहले जांच होती है। लेकिन इन तीनों लेयर के बावजूद 4 में से 2 आरोपी स्मोक स्टिक लेकर संसद के अंदर पहुंच गए। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सत्ता में अब बात तो उस ताजपोशी की जिसका इंतजार 3 दिसंबर के बाद से लगातार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज नई सरकार मिल गई। दोनों राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश में दिन के करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अलग अलग राज्यों के सीएम शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बाद शाम करीब 4:30 बजे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी सीएम पद की शपथ ली। विष्णुदेव साय की शपथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अलग अलग राज्यों के सीएम और बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में पिछड़े और आदिवासी समुदाय को राज्य की कमान दी है। 2024 चुनाव के मद्देनजर इसे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की तरह देखा जा रहा है। इन दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण पर हमने एक छोटी सी वीडियो रील तैयार की है, आप वो देखिए। फिर आपको एक छोटी सी कुंजी दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि बीजेपी न सिर्फ 2024 की तैयारी कर रही है बल्कि एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर रही है, और जो काफी युवा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो आज इन दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण के बाद 15 दिसंबर को राजस्थान में भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे। बीजेपी ने इन 3 राज्यों में न सिर्फ नए चेहरों के कमान दी है बल्कि पार्टी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने की भी तरफ बढ़ रही है। अगर आप अलग अलग राज्यों में बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम की उम्र देखेंगे तो ज्यादातर नेता 60 वर्ष से कम उम्र के हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की उम्र 58 वर्ष है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 59 वर्ष के हैं। राजस्थान के नए चुने गए सीएम भजन लाल शर्मा की उम्र 55 वर्ष है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 48 वर्ष के हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 54 वर्ष के हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 51 वर्ष के हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल 61 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस
53 वर्ष के हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर 69 वर्ष के हैं। कुल मिलाकर सिर्फ गुजरात और हरियाणा के सीएम ही ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ज्यादा के हैं। मनोहर लाल की उम्र सबसे ज्यादा 69 वर्ष है। यानी बीजेपी न सिर्फ सामाजिक समीकरण साध रही है बल्कि कम उम्र के नेताओं को भी आगे कर रही है। वैसे इन दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण के अलावा एक और तस्वीर आज काफी वायरल रही। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। आज शपथ स्थल पर शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी। लोग मामा मामा के नारे लगा रहे थे। लोगों का प्यार देखकर शिवराज सिंह चौहान भी थोड़े भावुक दिखाई दिए। इससे पहले भी लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं से मिलकर शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए थे। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला था आज वो वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो एक तरफ ताजपोशी हो रही है तो दूसरी तरफ 2024 में दिल्ली की सत्ता के लिए प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। जिस कांग्रेस पर राम सेतु को काल्पनिक कहने के आरोप लगते रहे, वो कांग्रेस जिसके पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष के खिलाफ केस लड़े, अब वही कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। और इसकी पहली झलक पंजाब से देखने को मिली है। पंजाब में हिंदुओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पंजाब कांग्रेस राम अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को बस से अयोध्या ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि पंजाब के बड़े हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पंजाब कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पंजाब के राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के मुद्दे पर मंगलवार को पंजाब कांग्रेस की 2 बड़ी बैठक भी हुई। इस बैठक में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले नेता शामिल हुए। तय किया गया कि 117 विधानसभा सीटों से श्रद्धालुओं को बस से अयोध्या ले जाया जाएगा। ऐसा पहली बार है जब पंजाब कांग्रेस खुलकर किसी धार्मिक समारोह में शामिल हो रही है। ऐसे में सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब कांग्रेस अचानक जय सिया राम का नारा लगाने लगी, भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने की बात करने लगी। दरअसल पंजाब में करीब 38% हिंदू वोटर हैं। राज्य में हिंदू वोटर कांग्रेस को परंपरागत रूप से वोट करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हिंदू वोटर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शिफ्ट हुआ। पंजाब कांग्रेस से कुछ नेता ये मान रहे हैं कि पंजाब का बड़ा हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से दूर हो रहा है, इसलिए कांग्रेस राम मंदिर के जरिए एक बार फिर से हिंदू वोटरों को अपने साथ लाना चाहती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग तो राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पर भी हमला कर रहे हैं। राजा वडिंग का कहना है कि भगवान राम सबके हैं, बीजेपी के अकेले नहीं हैं। पंजाब के लोगों को भी पंजाब के लोगों के भी राम है और हर शख्स के राम है। गुरु ग्रंथ साहिब में राम का कई बार जिक्र है, इसलिए हम राम भक्तों को बसों से अयोध्या ले जाएंगे। जबकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे करना क्या है। राम मंदिर की जो आपने बात की, राम मंदिर अकेले कोई बीजेपी का तो नहीं है, ना ही मोदी जी का है। राम मंदिर तो हमारा भी है। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों बार राम जी का नाम आता है। जहां तक राम मंदिर जाने की बात है, 22 जनवरी को ये भावना है बहुत से लोगों की, हमारी भावना है। और मान लीजिए ट्रेन दे दी मोदी जी ने, उसमें ये भी होगा कि भाई केवल बीजेपी वाले ही जाएंगे, दूसरी जनता नहीं जाएगी और कांग्रेसी नहीं जाएगी, तो फिर हमारी बस पे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी खासतौर से पंजाब की लीडरशिप की बात करूं, सेंटर में भी मैं देख रहा हूं, वो अपना वो भूल गए सब जो कुछ भी आज तक जो इन्होंने जो पंजाब में जिस किस्म से धर्म के नाम पे, पहचान के नाम के ऊपर जिस तरह से फैसले होते रही है सरकार ने, अपने आप को ये किसके हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। आज दे आर ए लॉस्ट पर्सन, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तो राजनीतिक तैयारी तो अपनी जगह है, लेकिन असली तैयारी धर्मगुरु कर रहे हैं।
अयोध्या में बने भगवान रामलला के भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा काशी के प्रकांड विद्वान आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करवाने वालों के पंडित के वंशज हैं। आचार्य दीक्षित अपने 2 पुत्रों के साथ 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व करेंगे। पूरे देश से कुल 151 विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कराएंगे। इसमें काशी के 40 विद्वान शामिल होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड होंगे। एक छोटे मंडप में रामलला के पूजन की सभी विधि की जाएगी। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान आचार्यों से हमने बात की। बातचीत के आधार पर एक छोटी सी रील तैयार की। महापूजा होगी, भगवान की पहली पूजा जिसको बोलते हैं वो महापूजा होगी। महापूजा होने के बाद भगवान की महाआरती होगी, पहली आरती प्रतिष्ठा के बाद की, और उसके बाद फिर वो आम जनता के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा तो सभी लोग दर्शन कर पा सकेंगे। ब्राह्मण वर्ण वगैरह होकर मंडप में गणेश पूजन, पुण्य वाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, ब्राह्मण वर्ण होकर मंडप में लोग प्रवेश करेंगे और वो कार्यक्रम दिन भर चलते रहेंगे। भूमि में जो चौतरा बना होगा उसमें कई औषधियाँ, यंत्र, नवरत्न, पंचरत्न, जो तत्व बतलाए गए हमारे यहाँ, जो चीज़ें बतलाई गई हैं, उन तत्वों को डाल करके फिर भगवान को उसमें रख करके फिर स्थिर करते हैं। फिर उस जो मध्याह्न का जो मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने निकाला है, उस मुहूर्त में भगवान का वहाँ पर स्थापन हो जाएगा। काशी का कह लें या शंकर जी का राम जी से एक अन्यान्य संबंध है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, जो कि इसके शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण है। और सत्ता में अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी की, यानी मथुरा की, जहां नई तैयारियां चल रही हैं। खबरों के मुताबिक भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को अब उनके पसंद के पेड़ों का वन तैयार किया जाएगा। वहां पे मतलब ये उन पेड़ों से मथुरा सजेगा जो भगवान कृष्ण को पसंद थे। योगी सरकार को ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार की इस योजना के बाद मथुरा को पुराना गौरव दिलाने वाले पेड़ शहर की शान बनेंगे। वहीं अंग्रेजों के लगाए पेड़ों को अब हटाया जाएगा। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वो कौन से पेड़ हैं जिससे अब मथुरा सजने वाला है। इन पेड़ों के नाम है कदम, पीलू, तमाल, बरगद, पाकड़, मोलश्री, खिरानी, अर्जुन और पलास। इसके अलावा शहर में लगे अंग्रेजों के जमाने के कीकड़ के पेड़ अब काट दिए जाएंगे। मतलब अंग्रेजों की निशानियों को मिटाया जाएगा, मथुरा को सनातन स्वरूप में ढाला जाएगा। उसका दूसरा जो वैज्ञानिक पहलू है ये है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पीपल पैदा करता है। या पीपल परिवार के जो वट वृक्ष हैं या इस परिवार के और बहुत से सदस्य हैं, बरगद है, पकड़ी है और सारे कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो वातावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं, कम पानी में उगते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो फल हैं वो हमारे वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि वातावरण का पक्षी भी एक अभिन्न अंग है, उनको शेल्टर मिलता है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।